गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज क्लास 10th 9th या 11th 12th जो भी हो, आज आप लोग के बीच में एक ग्रामर का क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, और ग्रामर में आप लोग को आज पढ़ाएंगे। वो ग्रामर का क्लास जो होगा वो होगा नरेशन का। कई लोगों का कहना है जो नरेशन बहुत टफ होता है, लेकिन इतनी इजी लैंग्वेज में लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं हम, जो पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, और इसमें नरेशन जो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे, इसके लिए जरूरी नहीं है जो आपको इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश आए या इंग्लिश ना आए, केवल आपको हल्का हिंदी आना चाहिए। हिंदी अगर समझ में है, जैसे आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, वैसे ही अगर नरेशन पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको नरेशन माइंड में सेट कर देंगे। इसके लिए केवल और केवल आपको हिंदी की समझ होनी चाहिए। ठीक है, जाए हिंदी अगर पढ़ने आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना इजी लैंग्वेज में हम लेकर के आए हैं जो आपको समझ में आ जाएगा, जो हाँ कैसे ग्रामर पढ़ना होता है। ठीक है, और ये पढ़ना भी जरूरी है। नरेशन आपको अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, खास करके बिहार बोर्ड में 9th 10th के कोचिंग वाले, वो कहते हैं ग्रामर से नहीं पूछता है, इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, इंग्लिश मत पढ़िए। अरे उनको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने में ही नहीं हो रहा है, वो खुद इंग्लिश ग्रामर नहीं जानते हैं, इस कारण आपको इंग्लिश वो नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, वरना 7 क्लास से नरेशन है। 7 क्लास का अगर बुक निकालेंगे तो आपको नरेशन पढ़ने के लिए मिलेगा, नरेशन देखने के लिए मिलेगा। अब बताइए, जो स्टूडेंट को वॉइस नहीं आता है, जो स्टूडेंट को टेंस नहीं आता है, जिनको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आता है, वो स्टूडेंट क्या आगे पढ़ाई करेंगे? तो 10th तक तो वो ग्रामर पढ़ते हैं नहीं, डायरेक्ट इंटर क्लास में जाते हैं, तब उनके नजदीक में इंग्लिश का बुक आ जाता है, ग्रामर का बुक आ जाता है, उनका माइंड से बाउंस करने लगता है इंग्लिश। और होता क्या है, जो इंग्लिश में क्रॉस लग जाता है। देखे होंगे आप लोग, अक्सर स्टूडेंट को क्लास 10th में, 9th मतलब 10th बोर्ड में यानी बिहार बोर्ड में मैथ में क्रॉस लगता है, और इंटर क्लास में अक्सर स्टूडेंट को इंग्लिश में क्रॉस लगता है। इंग्लिश में क्रॉस लगने का रीजन वही होता है, जो 10th क्लास तक तो बच्चे पढ़ते हैं नहीं, और इंटर में जाकर के उनको इंग्लिश मिल जाता है, और वहां झुंड में बैठते हैं, जहां उनको पूछने में भी शर्म लगती है। बाप रे, हम पूछने के लिए जाएंगे, सब कहेगा बाप रे इसको तो इंग्लिश आता ही नहीं है। इसी शर्म के कारण इंग्लिश पूछ नहीं पाते हैं, और उनको इंग्लिश की तैयारी हो नहीं पाती है। ठीक है, इसी सब बातों को देखते हुए नरेशन का एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। ठीक है, देखिए आप लोग अच्छा से नरेशन को। ठीक है, नरेशन का हिंदी कथन होता है, नरेशन का हिंदी कथन होता है, और आप लोगों के बीच में अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो आपको समझ में आएगा, जो इंग्लिश क्या है और उसका हिंदी क्या होता है, दोनों। देखिए, डिफाइन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को जानना है डायरेक्ट स्पीच के बारे में और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले समझिए, जब भी अगर आपको पढ़ने की बात अगर हो, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे पढ़ लीजिए, ऐसे याद रखिए नरेशन और, ठीक है, नरेशन में डायरेक्ट स्पीच को और इनडायरेक्ट स्पीच को ऐसे समझ करके चलिए। डायरेक्ट स्पीच इज ए रिपोर्ट ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड बाय ए स्पीकर और राइटर। द वर्ड स्पोकन अपीयर विथ इन इन्वर्टेड कोमा। देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमा, यही इन्वर्टेड कोमा। नरेशन में जब डायरेक्ट स्पीच की अगर बात आती है, तो डायरेक्ट स्पीच को इसी इन्वर्टेड कोमा के अंदर में रखा जाता है। एंड शुड बी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड एज स्पोकन और रिटेन, अर्थात किसी के द्वारा बोले गए वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना या बताना प्रत्यक्ष वाक्य यानी डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ गए? एक तो ये हो गया, इसको ऐसे कहेंगे वक्ता के कथन को, इसी को हम अपनी लैंग्वेज में बना करके कह रहे हैं। ये भी हमारी लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को थोड़ा बोलचाल की भाषा में बतला रहे हैं। वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर मान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन अगर आपको नहीं आता है, तो कोई जरूरी नहीं है जो डिफिनेशन याद ही करना है। डिफिनेशन याद रहे, डिफिनेशन ना याद रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल याद रखना है, जो अगर इन्वर्टेड कोमा इस टाइप से अगर लगा हुआ है, ठीक है, ये इन्वर्टेड कोमा है, अगर ऐसा सेंटेंस में लगा हुआ है, इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है। समझ गए? देखिए एक एग्जांपल, अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा, तुम जा सकते हो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन गो। हो गया। ये जो है ये आपको डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट स्पीच है। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट स्पीच यह है ना, यहाँ पर देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा,
तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। यानी ये टीचर कहते हैं स्टूडेंट से जो यू कैन गो, तुम जा सकते हो। लेकिन इसी में देखिए इनडायरेक्ट स्पीच को, अब देखिए आप लोग इसका इनडायरेक्ट स्पीच, ये हुआ आपको इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहता है, सो देखिए कहता है व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन सेड इन आवर ओन वर्ड्स इट इज कॉल्ड indirect speech. We do not use inverted comma, do not write the exact words as spoken or written by someone. अर्थात किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को अपने शब्दों में बना करके कहना परोक्ष वाक्य यानी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसको ठीक है बोलचाल की भाषा में ऐसे कहेंगे, वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर अपनी शब्दों में बना करके कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इसकी दूसरी पहचान जो इसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं रहेगा, इसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं रहेगा। देखिए अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा कि वे जा सकते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट दे कुड गो। हो गया, ये है आपको ठीक है इनडायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ये दोनों का डेफिनेशन हुआ। अब आइए देखिए इसमें एक चीज ठीक है टाइपिंग में मिसमाइंड हुआ है, वो आपको बतलाते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, एक है रिपोर्टेड स्पीच, एक और इसमें होगा ठीक है, इसमें जो होगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए आप लोग को ये चीज समझना है। पहले समझिए रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। कई आदमी इसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं या कई आदमी इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच होता है और एक लास्ट में 3 नंबर जो होता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। सबसे पहले समझिए रिपोर्टेड वर्ब यानी ठीक है रिपोर्टेड वर्ब कहिए या रिपोर्टिंग वर्ब कहिए, पहले इस चीज को समझिए, ठीक है। ये क्या होता है तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। देखिए 2 पार्ट होते हैं, एक सेंटेंसेज में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर और एक होता है इन्वर्टेड कोमा के बाहर। एक वाक्य यहां पर लेते हैं हम, देखिए राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, यू हेल्प मी। देखिए एक जो यहाँ पे वाक्य है, यहाँ वाला जो वाक्य आप लोग देख रहे हैं यह एक वाक्य है और यहाँ पर एक वाक्य है, ठीक है, दोनों है, दोनों के बीच में ठीक है इन्वर्टेड कोमा का फर्क है, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर में है और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर में है। मुख्य रूप से पहले याद करने वाली बातें, कुछ टॉपिक समझने वाली टॉपिक है जो है वो है टॉपिक आपको ठीक है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये तीनों जो है ना इसी तीनों पर पूरे कलाकारी है, नरेशन यही तीनों पर पूरा खेल खत्म हुआ है। इसलिए नरेशन में ये तीनों चीज को जानना बारीकी से जरूरी है। देखिए राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, राम मुझसे कहता है कि तुम मेरी सहायता करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर राम सेड टू मी में ये जो देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक वाक्य है और यह एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाक्य है। तो इसमें जो ये देख रहे हैं सेड टू, ये जो सेड टू देख रहे हैं यही सेड टू आपको रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है। याद रखिएगा इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक वाक्य रहता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक वाक्य रहता है, उसमें प्रयुक्त वर्ब को, तो कौन वर्ब, यही सेड टू को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। याद रखिएगा रिपोर्टेड वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब। पहला भाग यह बताता है कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति से बात कही। अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा तुम जा सकते हो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू कैन गो। यहां पर भी देखिए यहां पर जो देख रहे हैं सेड टू, यही सेड टू इसमें भी है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन गो। ये जो देख रहे हैं सेड टू, ये जो देखे आप सेड टू, यही है आपको रिपोर्टिंग वर्ब।
ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब यही है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को समझिए आप। अब रिपोर्टेड स्पीच को समझिए। ठीक है, देखिए अब आप लोग को समझना है रिपोर्टेड स्पीच को। कहता है रिपोर्टेड स्पीच द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन पुट विथ इन इन्वर्टेड कोमा, अर्थात दूसरे भाग में कही गई बात बताई जाती है जो प्रत्यक्ष वाक्य में इन्वर्टेड कोमा में आती है। देखिए ये जो है इन्वर्टेड कोमा में, ये जो देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमा में, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अध्यापिका ने विद्यार्थियों से कहा तुम जा सकते हो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू कैन गो। यू कैन गो जो है यह आपको रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है आपको? रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर में, इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो वाक्य रहता है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो दो चीज लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर के वाक्य और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर के वाक्य। जो बाहर में है उसको रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए इसको, ये जो है इसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये हो गया आपको रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया आपको रिपोर्टेड स्पीच। देखिए एक जो छुटा हुआ था वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, उसको इसी में आप लोग को समझा देते हैं, इसी में समझा देते हैं। समझिए रिपोर्टेड स्पीच में एक जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उस हेल्पिंग वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में एक वाक्य रहता है, रिपोर्टेड स्पीच में एक वाक्य रहता है, रिपोर्टेड स्पीच में एक वाक्य रहता है। ठीक है, उस वाक्य को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी ऐसे कहिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक वाक्य रहता है, उस वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को, ये जो आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द, वर्ब ऑफ द, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिएगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर में एक वाक्य रहता है, उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन बनेगा जी सर नोट्स में क्यों नहीं था, ये जो फाइल है इस फाइल में क्यों नहीं दिए थे? तो जरा सोचिए अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर में रहेगा आई हेल्प यू, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है क्या? हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो ऐसे वाक्य में तो हम लोग वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच नहीं करेंगे ना। तो ऐसे वाक्य के लिए ही वो चीज को गायब कर दिया गया था। समझ गए? तो अब तो आप लोग को लगभग तीन चीज समझ में आ गया होगा। कौन कौन? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये तीन चीज क्लियर होने के बाद अब कुछ बातें हैं जो देखिए, देखने के लिए, समझने के लिए। अब नीचे से, ठीक है, पहला रूल क्या है सो देखिए। इस रूल को हम अपनी लैंग्वेज में आप लोग को बतला देते हैं, पहले इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, कहता रूल ऑफ चेंजिंग द प्रोनाउन। चेंजिंग द प्रोनाउन क्या होता है वो चीज को आपको हम बतलाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन कैसे चेंज होता है तो सबसे पहले आपको बतला देते हैं। ये बीच में देखिए नरेशन में मुख्य रूप से चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। 2 नंबर में चेंज ऑफ टेंस। 3 नंबर में चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, ये मुख्य रूप से 4 चीज चेंज होते हैं नरेशन में। चेंज नरेशन में मुख्य रूप से 4 चीज चेंज होते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बतला दें, टेंस आप लोग को पहले ही पढ़ा दिया गया है, पर्सन पहले ही पढ़ा दिया गया है,
हेल्पिंग वर्ब पहले ही पढ़ा दिया गया है और स्टार्टिंग में ही पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा दिया गया है। ये सब बात तो आप लोग पढ़े हुए ही हैं, उसके बाद ही नरेशन पढ़ाने के लिए आया है, नरेशन पढ़ाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान में रखिए, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन से पहले भी हम आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं, जो नरेशन दो ढंग से बनाया जाता है। नहीं, नरेशन के दो ढंग होते हैं, एक जनरल रूल और एक स्पेशल रूल। तो अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये जनरल रूल पढ़ रहे हैं। अभी वाला जो आप लोग को क्लास चल रहा है ये जनरल रूल का क्लास चल रहा है। जनरल रूल में ठीक है, आपको पहले बतला दिया गया जो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ये तीनों चीज बतलाने के बाद अब आप लोग को बतलाने के लिए आए हैं जो नरेशन में मुख्य रूप से चेंज क्या क्या होता है। तो देखिए, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ये चार चीज चेंज होती है। ठीक है, अब ये चार चीज चेंज होने में सबसे पहले आप लोग को बतला रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन। देखिए, व्हेन द प्रोनाउन इज रिपोर्टिंग स्पीच इन द फर्स्ट पर्सन इन द अकॉर्डिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। देखिए, राम ने मुझे कहा मैं जा रहा हूं, राम ने मुझे कहा कि वो जा रहा था। अब इसको बनाया है, देखिए यहां पर राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग। अब इस चीज को समझिए पहले, राम है तो राम, सेड टू है तो सेड टू। यहां पर सेड टू को हम चेंज कर सकते हैं टोल्ड में, टोल्ड मी हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट। उसके बाद फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये चीज अभी आपको लिखवाएंगे चेंज ऑफ पर्सन में, पहले समझ लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल को। राम, तो राम के बदला में, राम चूंकि नाम है तो नाम के बदला में ही का प्रयोग किया जाता है, तो ही। एम वाज में चेंज होता है गोइंग, गोइंग। ठीक है, तो अब हम आप लोग को चेंज ऑफ पर्सन पढ़ाते हैं, समझिए। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन किस टाइप से हम चेंज करते हैं वो आप लोग को हम बतलाते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन को पहले समझ लीजिए, चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, उसके बाद आप लोग को। ठीक है, देखिए चेंज ऑफ पर्सन, पहला नरेशन का जो है चेंज ऑफ पर्सन, पहला चेंज होगा आपको यही चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में, चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। भाई फर्स्ट पर्सन होता क्या है, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी है। आई और वी को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और फर्स्ट पर्सन आपको आई और वी है। देखिए सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आपको जानना है जो सेकेंड पर्सन क्या होता है, तो सेकेंड पर्सन यू होता है। देखिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यू सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ऑब्जेक्ट में आपको यू है। फर्स्ट पर्सन आई वी और सेकेंड पर्सन यू है। अब देखिए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन नो चेंज जो होता है, थर्ड पर्सन में आपको आते हैं ही, सी, इट, दे और नेम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आते हैं, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नेम आते हैं। ये आपको चेंज ऑफ पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। इसको कई आदमी ने ठीक है ऐसे भी बोला है, SON। देखिए 1 2 3,
इसको ऐसे लेकर के चलिए, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे लेकर के चलिए, 1 2 3 SON, समझिए। देखिए, एक का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब हुआ सेकंड पर्सन, 3 का मतलब हुआ थर्ड पर्सन। 1 2 3, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन। S का मतलब सब्जेक्ट, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, और N का मतलब नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। अब समझिए, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ठीक है, यही है, ये याद रखिए। अगर आपको 123 सन याद है तो इसमें कहीं से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, इसको फिर से समझ लीजिए, क्या है इसको फिर से समझ लीजिए। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और नेम। इसको हम लोग 1 2 3 SON के नाम से जानते हैं। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। अब जो ये चीज है इसको एक डायग्राम के अंतर्गत आप लोग को बतलाते हैं। देखिए, पर्सन, उसके बाद है नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस, उसके बाद जो होगा वो होगा पोसेसिव केस, उसके बाद होगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब इसको दो भाग में बांटेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ये हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ठीक ना। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, आई, माई, माइन, मी। उसके बाद आएगा आपको वी, आवर, आवर्स, अस। ये फर्स्ट पर्सन की बात खत्म। अब लेते हैं हम लोग सेकंड पर्सन, ये आएगा आपको यू, योर, योर्स, यू। एक बात ध्यान रखिएगा, सेकंड पर्सन जो यू है ना, यू का नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट भी यू और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा आप लोग। और थर्ड पर्सन देखिए, ही, हिज, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, नो, इट, दे, देयर, देयर्स, देम। बस ये आपका हुआ चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन में आप लोग समझिए अच्छा से, चेंज ऑफ पर्सन में मुख्य रूप से ये चीज होना चाहिए, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। पसीना बहा करके पढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा जो हाँ मेरा ये कैसा लगा आप लोग को पढ़ाई। और सबसे बड़ा चीज 9905454143 ये मेरा, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग इस पर भी जरूर कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, यानी व्हाट्सएप पे कीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पर तो कीजिएगा ही,
यूट्यूब पर जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्त के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। देख रहे हैं ना, पसीना बहा करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। देखिए, ये उम्मीद है जो आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बिहार बोर्ड वालों के लिए इतनी इजी मेथड में न लाए हैं, ऐसे न बतला रहे हैं, जो इंग्लिश नहीं भी जानते होंगे ना स्टूडेंट, उनको भी समझ में आएगा। देखिए, आपको यहाँ पर बतला देते हैं। यह जो एक चार्ट है, ये चार्ट आप सभी स्टूडेंट को याद हो जाना चाहिए, समझ गए ना, अच्छा से याद हो जाना चाहिए। याद रखिए, समझना क्या है इसमें, सो आई, माई, माइन, मी। जैसे आपको परेशानी कहां पे होता है, सो देखिए, बच्चे कहते हैं सर एक ट्रांसलेशन बतलाते हैं तब आपको पता चलेगा। ही सेड टू मी, यू हेल्प मी। इसी का एक एग्जांपल आप लोग को बतलाते हैं। देखिए, जब सेंटेंस होता है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हेल्प मी, यू मेरा सेकंड पर्सन है, देख रहे हैं ना, यू मेरा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो कहां पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे। ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य है, इस वाक्य में देखेंगे, इस वाक्य में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां है, तो मी है। तो मी जो है, मी का यहां पर सब्जेक्ट में क्या होगा, यही चीज यहां पर समझना है। देखिए, मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो जहां पर सब्जेक्ट देना होगा आई, वहां पर दीजिएगा आई। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आई है तो आई, मी है तो मी, अस है तो अस, यानी जो जहां पर है वहीं पर रहेगा। केवल सब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको याद रखना है, जैसे आपको हम बतला रहे थे यहां पर। देखिए, आपको यहां पर बतला रहे हैं यू हेल्प मी, यू मेरा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होता है। किसके अनुसार से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार से। अगर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में वाक्य है, इस वाक्य में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मी। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये देखिए मी है ना, मी। लेकिन लेकिन यहां पर हमारा आना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो देखिए मी का सब्जेक्ट आई होता है। क्या होता है, आई। तो जब आई होता है तो अगर हम इसको बनाने के लिए चलेंगे, इसको अगर बनाने के लिए चलेंगे तो ऐसे होगा, ही टोल्ड मी दैट आई हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड मी, सेकंड पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, यानी हिम। हो गया ना। देखिए, मी यहां पर है तो ये मी फर्स्ट पर्सन हुआ, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार से। सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देख लीजिए। देखिए ही है ना, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो हम हिम लेंगे। कहना हम क्या चाह रहे हैं, जिसका जो पोजीशन है ना, पोजीशन वही रहेगा, केवल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन में अगर ही है, अगर ही का स्थान अगर ऑब्जेक्ट में है तो हिम देंगे, अगर ही का स्थान सब्जेक्ट में है तो ही देंगे। जैसे मी का बात करते हैं, मी अगर ऑब्जेक्ट में है, अगर मी ऑब्जेक्ट में है तो मी ही रहेगा, अगर सब्जेक्ट में है तो मी का आई हो जाएगा, अस का भी हो जाएगा, यू में ही रहेगा, हर सी में हो जाएगा, हिम ही में हो जाएगा, इट में ही रहेगा, देम दे में रहेगा। अर्थात ये चीज आप लोग को माइंड में रखना है, जो ये स्थान चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यानी उसकी स्थिति, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब चलते हैं, थोड़ा ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज समझ में आ गया होगा और एक ये चीज आप लोग को समझाए, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया, चेंज ऑफ पर्सन, अभी समझिए, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ये चार चीज में अभी आपको हम केवल चेंज ऑफ पर्सन बतला रहे हैं। चेंज ऑफ पर्सन में आपको फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, और पर्सन टेबल जो होता है, ये पर्सन टेबल आप लोग के बीच में रख दिया, ठीक है। अब देखिए, जब ये रखा गया तो कुछ एग्जाम्पल को हम लोग लेकर के चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। देखिए, यहां पर क्वेश्चन रहेगा, यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
यू आर माई फ्रेंड। मान लीजिए अगर इस टाइप का ट्रांसलेशन रहे, तो यहां पर तक TO2 ने लगा हुआ है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यू से दैट यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से, तो यहां पर तो ऑब्जेक्ट था नहीं, तो इस चीज को समझने के लिए आप लोग समझ जाइए, जो वह किससे कहेगा, मेरे से कहेगा। यहां पर थोड़ा माइंड लगाइएगा, मी, तो दैट मी का यानी आई एम माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से योर फ्रेंड। थोड़ा हम इस पर रूल भी लिख देते हैं, रुकिए, ये उतारने से पहले कुछ बातें और हम लिख देते हैं जो आप लोग को याद करना है। अगर याद रखेंगे, ठीक है, तो बनाने में आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बनाने वाला बात है, रूल, वो समझ लीजिए, ठीक है। एक नंबर में, यदि सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज में रहे तो PRESENT प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। ये एक रूल याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस में होता है। यदि सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड में होता है तो पास्ट टेंस में समझा जाता है। अब समझिए सब आदमी, जो से या सेज प्रेजेंट टेंस में वाक्य कहलाता है और सेड में पास्ट टेंस में वाक्य कहलाता है, और पास्ट टेंस की स्थिति में ही, ठीक है, नोट में हम लिख देते हैं, नारेशन मुख्यतः पास्ट टेंस पर आधारित, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और चेंज जो होता है, चेंज कैसे होता है, कहां पर होता है, किस रूप से होता है, वो आपको हम बतलाते हैं। देखिए, चेंजिंग वाली बात जो है, चेंजिंग वाली बात वो 3 नंबर में हम आपको बतलाते हैं। यदि से, कॉमा, सेज या सेड के तुरंत बाद TO2 रहे तो से टू टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है, अन्यथा चेंज नहीं होता है। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए, इसका मतलब सब आदमी समझ लीजिए। से, सेज या सेड के बाद TO2 लगा रहता है तो चेंज करते हैं, अगर नहीं लगा रहता है तो चेंज नहीं करते हैं। जैसे समझिए, अगर रहेगा से तब से रह जाएगा इधर भी, अगर रहेगा सेज तो सेज ही रह जाएगा, अगर रहेगा सेड तो सेड ही रह जाएगा। लेकिन अगर टू लगा रहेगा, अगर से के बाद टू लगा रहेगा तो टेल में बदल जाएगा, सेज के बाद टू लगा रहेगा तो टेल्स में बदल जाएगा, और सेड टू लगा रहेगा तो टोल में बदल जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात भी याद रखना है।
नरेशन में आपको से, सेज और सेड के तुरंत बाद TO2 लगा रहता है, तो से टू चेंज हो जाता है टेल में, सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में, और सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। ठीक है, अगर TO2 नहीं लगा रहेगा तो चेंज नहीं होगा। अगला रूल और जनरल रूल का सबसे इंपोर्टेंट ये 4 नंबर, जो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। बात याद रखिएगा, जो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। फिर मिलते हैं आप लोग को अगला वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही।